नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो साथियों, आज हम हिंदी लेक्चर कैडर का प्रश्न पत्र सॉल्व करवाने जा रहे हैं। एनटीए यूजीसी नेट हिंदी DSSSB TGT हिंदी के लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न वहाँ भी आते हैं साथियों। तो हिंदी लेक्चर कैडर जो लास्ट हिंदी लेक्चर कैडर का एग्ज़ाम हुआ था साथियों, वही प्रश्न पत्र हम आपके सामने ला रहे हैं। उसका हम जो है हल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप भी स्वयं उत्तर देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उदाहरण के तौर पर जो 2020 में जो हिंदी मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हुआ, उसमें 6 से 8 क्वेश्चन 2017 में हुए हिंदी लेक्चर कैडर के प्रश्न पत्र से ही आ गए थे। ठीक है, तो इसलिए हिंदी लेक्चर कैडर का जो लास्ट प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर, उसको स्टडी करना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार 5 से 7 क्वेश्चन ये लोग लास्ट वाले एग्ज़ाम से ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। साथियों, तो क्वेश्चन पेपर तो हम बाद में करवाते हैं, थोड़ी देर में ही। आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, और OMR शीट वहाँ मिलेगी आपको सोमवार को। ठीक है, तो ब्लैक और ब्लू पेन आप साथ में लेके जाइएगा, जेल पेन नहीं लेके जाना, बॉल पेन लेके जाना। ओके साथियों, मिस्टेक नहीं करनी है, अच्छी तरह से सॉल्व करके आना है पेपर को। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न पढ़ना, आप उत्तर देते जाइए। आज का हमारा पहला प्रश्न पत्र सॉल्व करवा रहे हैं साथियों। हिंदी लेक्चर कैडर जो लास्ट हुआ था साथियों, उसका क्वेश्चन पेपर है जी। तो जल्दी से उत्तर दीजिए। हिंदी रेखा चित्र का जनक किसे माना जाता है? जल्दी बताइए। महादेव वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, राम वृक्ष बेनीपुरी या पद्म सिंह शर्मा? जल्दी बताइए साथियों, हिंदी रेखा चित्र का जनक किसे माना जाता है? ABCD, जल्दी बताइए। जिनका ऑप्शन आ रहा है D, वेरी गुड। आगे चलते हैं द्वितीय प्रश्न पर। क्या है? हिंदी में रिपोर्टाज के प्रथम हस्ताक्षर कौन माने जाते हैं? रिपोर्टाज के जनक भी कह सकते हैं हम लोग। ये हिंदी मास्टर कैडर में भी आया था 2020 वाले में। जल्दी बताइए, हिंदी में रिपोर्टाज के प्रथम हस्ताक्षर ABCD कौन? अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर? जल्दी बताइए। जिनका ऑप्शन आ रहा है C, वेरी गुड, शिवदान सिंह चौहान। आगे चलते हैं साथियों, तीसरा प्रश्न। जो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियाँ स्थायी भाव को जागृत करती हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, हमने अच्छी तरह से प्रश्न नहीं पढ़ा, लेकिन फिर से पढ़ देते हैं। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को जागृत करती हैं, या यूँ बोले कि जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ स्थायी भाव का कारण बनती हैं। ठीक है, स्थायी भाव को जागृत करने के काम आती हैं। ठीक है, तो कौन सा वो अंग है रस का? बताइए। संचारी, उत्प्रेरक, अनुभाव, विभाव, ABCD? जल्दी बताइए, प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। जी हाँ, जिनका D आ रहा है, वेरी गुड, आपने स्टडी कर रखा है पेपर को, है ना, वेरी गुड। आगे साथियों, चौथा। संचारी भावों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। 8, 33, 35 या 9? जी हाँ, वेरी गुड, 33 है, शाबाश। आगे पांचवा प्रश्न है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अलंकार का उल्लेख नहीं मिलता है? ठीक है, नहीं मिलता है। भरत मुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं है? श्लेष, जमक, उपमा, दीपक? कौन सा? जी हाँ, जिनका पहला उत्तर आ रहा है श्लेष। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों, छठा प्रश्न। जहाँ एक शब्द अनेक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार है? BJV मास्टर कैडर में आ चुका है भैया, लास्ट मास्टर कैडर एग्जाम हुआ, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। जहाँ एक शब्द अनेक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, दृष्टांत, अनुप्रास या जमक? जल्दी बताइए। जी हाँ, जिनका D आ रहा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य हैं, कौन है? केशवदास, कुलपति मिश्र, देव या पद्माकर? जल्दी बताइए साथियों। केशवदास, कुलपति मिश्र, देव या पद्माकर? ABCD?
जो केशवदास के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, साधारणीकरण का सिद्धांत किसकी देन है? ए बी सी डी। साधारणीकरण का सिद्धांत किसकी देन है? ये तो साथियों पता होना चाहिए। भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त। कौन है? जी हाँ, जिनका पहला ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, पढ़ा हुआ है आपने। आगे 9वां क्वेश्चन, अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता हैं? क्रोचे, रिचर्ड्स, अरस्तू, कोलरिज। जल्दी बताइए। अनुकरण सिद्धांत के प्रस्तोता, प्रवर्तक, प्रणेता, संस्थापक क्रोचे, रिचर्ड्स, अरस्तू, कोलरिज। जी हाँ, जिनका अरस्तू आ रहा है, शाबाश। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है? ये किसकी उक्ति है? साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। शुक्ल जी की है, द्विवेदी जी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, जब विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी की है। 2 द्विवेदी यहाँ पर हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी सी और बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है साथियों, जल्दी बताइए। जी हाँ, जिनका आ रहा है साथियों बी, वेरी गुड। आगे चलते हैं जल्दी से, इनका बी ऑप्शन है, शाबाश। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत आसान, क्या है? रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट या अभिनवगुप्त। जल्दी बताइए, ए बी सी डी कौन सा? इस पर बाकायदा हमने वीडियो बनाई है, हर एक के सिद्धांत को डिस्कस करा है आपके सामने। व्यूज़ 100 के ऊपर आ चुके हैं उस वीडियो में, और वॉच टाइम भी हमें अच्छा मिल चुका है। बहुत से लोगों ने हमारे चैनल से तैयारी करी है। एक एक सिद्धांत को, एक एक रस सूत्र के व्याख्याकार को अच्छी तरह से हमने समझाया। और कौन सा विकल्प जहाँ पर दुरुस्त है? जल्दी बताइए, ए बी सी डी। जी हाँ, कौन सा आएगा? भट्टलोलट, सी या डी में दोनों में से एक। भट्टलोलट के बाद कौन आता है? शंकुक। सी ऑप्शन ठीक रहेगा क्या? वेरी गुड, जिनका सी ऑप्शन आ रहा है, शाबाश। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, अनुवाद करते समय किस भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है? जल्दी बताइए, उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा, अन्य भाषा, दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा? जल्दी बताइए साथियों। ए बी सी डी। अनुवाद करते समय जिस भाषा में अनुवाद प्रस्तुत करते हैं उसे क्या कहते हैं? यह प्रश्न इस बार भी आने की संभावना रखता है, ठीक है। स्रोत भाषा, अन्य भाषा, दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा? अनुवाद करते समय जिस भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है तो उसको साथियों बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लक्ष्य भाषा। वेरी गुड, डी ऑप्शन जिनका सही है, वेरी गुड साथियों। और अभी बता देता हूँ, स्रोत भाषा, अभी जो स्रोत भाषा होती है क्या होती है साथियों? स्रोत भाषा जैसे कि समझ लो कि मैंने कोई बंगाली पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो वो बंगाली भाषा हो गई, ओके, बंगाली भाषा, ओके। कोई पुस्तक है बंगाल की, वो बंगाली भाषा में है, तो वो स्रोत भाषा क्या हुई उसकी? मतलब मूल रूप से जो भाषा है वो पुस्तक बंगाली भाषा में है तो वो बांग्ला में हुई, तो इसलिए बांग्ला भाषा में पुस्तक है वो स्रोत भाषा। अभी मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और उसको मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो हिंदी में मैंने वो पुस्तक लिख दी, तो हिंदी क्या हो गई? लक्ष्य भाषा, ओके, हिंदी लक्ष्य भाषा हो गई, ओके साथियों, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न, विद्वानों के अनुसार अनुवाद करते समय निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? अनुवाद करते समय, ये प्रश्न भी आने की पूरी संभावना है फिर से, जल्दी बताइए। विद्वानों के अनुसार अनुवाद करते समय निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? समतुल्यता, समरसता या फिर समासोक्ति, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए साथियों। पहला ऑप्शन जिनका आ रहा है, वेरी गुड, समतुल्यता। देखो, कोई भाषा है जिसमें पहले से ही पुस्तक लिखी हुई है, समझ लीजिए कोई गुजराती में कोई पुस्तक लिखी है, पहले से ही लिख रखी है भाई, ठीक है, पहले से ही उसमें लिखा है, गुजराती में वो पुस्तक है, ओके, तो मैंने हिंदी में उसका अनुवाद करना है, तो सबसे पहले जो अनुवादक का जो लक्ष्य है वो ये है कि जो गुजराती भाषा में जो पुस्तक लिखी है उसी तरह की तुलना, ठीक है, उसी तरह का भाषापन हिंदी में भी हो। जब अनुवाद कर रहे हैं ना कोई अनुवादक, तो समतुल्यता, समान तुलना होनी चाहिए उसकी, ये नहीं कि उसमें
मूल भाषा में कुछ अलग लिखा था और अनुवाद करते समय उसका अनुवाद ही कुछ और कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। आगे 14 प्रश्न, अनुवाद में शब्द के लिए शब्द सिद्धांत के विरोध, शब्द सिद्धांत का विरोध निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया? प्रश्न पढ़ना साथियों, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षा में, लेकिन मास्टर कैडर में या फिर लेक्चर कैडर में ये इनका रोल तो कंफर्म है कि 6 से 8 क्वेश्चन लास्ट पेपर से आते हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स जो हैं गंवाने नहीं हैं। ओके, एक अच्छा स्कोर करके आना। जल्दी से फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुवाद में शब्द के लिए शब्द सिद्धांत का विरोध निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया? कैटफोर्ड, मार्टिन लूथर, एलन टेट, जन नाइडा। सभी नए नाम हैं। मार्टिन लूथर का तो सुना होगा आपने, मार्टिन लूथर किंग। तो जिनका बी आ रहा है मार्टिन लूथर, वेरी गुड। शब्द के लिए शब्द सिद्धांत का विरोध निम्नलिखित में से मार्टिन लूथर ने सर्वप्रथम किया था। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे साथियों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? जल्दी बताइए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? रोमन, द्रविड़, अपभ्रंश से, या इनमें से कोई नहीं? रोमन से तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे देश की नहीं है। द्रविड़ से भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हमारे साउथ में है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तो अपभ्रंश होगा। ओके साथियों, अपभ्रंश जिसका दौर माना जाता है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है, उससे आगे भारतीय आर्य भाषाओं ने विकसित रूप धारण किया, इसलिए अपभ्रंश आएगा, जिनका सी ऑप्शन आ रहा है। शाबाश। आगे चलते हैं साथियों। 16वां प्रश्न बहुत इजी है। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ए, बी, सी, डी। कौन से हैं साथियों ऊष्म वर्ण? ऊष्म वर्ण क्या है? जब भी आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपके मुख विवर से गर्म वायु बाहर निकलती है। तो जल्दी बताइए, ए, बी, सी, डी। जी हाँ, पहला ऑप्शन जिनका आ रहा है साथियों, जिनका विकल्प पहला आ रहा है, क्या होगा सही उत्तर? क्या लगता है? मैंने तो बता दिया ए, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। कहीं आप डी को त्रिक तो नहीं लगा रहे हैं? ये नहीं होने वाला है। ओके, ए सही है। आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न, भाषा मुंशी के नाम से विख्यात है। कौन विख्यात है साथियों? भाषा मुंशी। जल्दी बताइए। 17वां प्रश्न है। लल्लूलाल, सितारे हिंद, प्रेमचंद जी, या सदल मिशन। तो बहुत से लोग मुंशी प्रेमचंद पर चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ओके, तो ए विकल्प बिल्कुल सही होने वाला। भाषा मुंशी के नाम से लल्लूलाल को जाना जाता है। आगे साथियों, 18वां प्रश्न, विभाषा कहते हैं, किसे कहते हैं? विक्षिप्त भाषा, विशिष्ट भाषा, या बोली को, या इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी, डी। जल्दी उत्तर दीजिए। 18वां प्रश्न जल्दी बताइए, जल्दी साथियों। हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है सी, विभाषा, ठीक है, बोली। अभी बोली क्या है, जिसको हम इंग्लिश में हम उपबोली भी कह सकते हैं या फिर सब डायलैक्ट, ठीक है, इंग्लिश में सब डायलैक्ट, और भाषा की उपशाखा को बोलते हैं बोली या उपबोली। वैसे बोलियों का आगे का भेद को उपबोली कहा जाता है साथियों, और भाषा का दर्जा उसको, उस लैंग्वेज को दिया जाता है जिसमें साहित्य बहुत परिपक्व रूप से गढ़ा जाता है। जैसे अवधी भाषा, अवधी भी एक बोली है लेकिन उसको भाषा कहा जाता है, ठीक है। ब्रज भी एक बोली है लेकिन उसको भाषा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका साहित्य पांडित्य की श्रेणी में आता है, ठीक है, बहुत ही उत्कृष्टतम साहित्य लिखा गया है इन बोलियों में, इसलिए उनको भाषा कहा गया है, ठीक है। खड़ी भाषा क्यों नहीं कहा जाता है? खड़ी बोली प्रयोग किया जाता है खड़ी के लिए, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। आगे चलते हैं जल्दी से। 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए साथियों। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है? जल्दी, कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है? ए, बी, सी, डी। जी हाँ साथियों, ध्वनियाँ भी आपने याद करनी थी बोलियों की, खासकर ब्रज और अवधि की। तो अवधि
का लक्षण नहीं है वो है साथियों डी। ठीक है, न के स्थान पर न शब्द प्रयोग किया जाता है, वैसे खड़ी बोली में भी ऐसा ही किया जाता है। ठीक है, आगे साथियों 20वां प्रश्न, अवधि का पर्याय कौन सा है? अवधि, अवधि भाषा जो है, अवधि बोली है जो, उसका पर्यायवाची क्या माना जाता है? पूर्विया, कई लोग पूर्विया पे जाएंगे, पूर्वी बोली में स्थित है तो पूर्विया में जाएंगे, है ना। कोसली, देहाती या बघेली, जल्दी बताइए। जिनका ऑप्शन बी आ रहा है कोसली, वेरी गुड। ठीक है, कौशल भाषा या कोसली भी कहा जाता है। आगे साथियों 21वां प्रश्न, खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा? वेरी गुड, बहुत जल्दी उत्तर आ रहे हैं। 21वां प्रश्न है, खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा? जल्दी बताइए साथियों। ठीक है, जिनका ऑप्शन आ रहा है ए, राहुल सांकृत्यायन, वेरी गुड। आगे साथियों 22वां प्रश्न, ओली भोरी बादल बादर काला कारो सांबला सांबरो आदि निम्नलिखित में से किसके लक्षण हैं? किस भाषा में आते हैं ऐसे शब्द? ठीक है, ओली से भोरी बन जाता है, बादल से बादर, काला से कारो या सांबला से सांबरो, जल्दी बताइए। मगही, बांगरू, कोरवी या ब्रज, जल्दी बताइए। ए बी सी डी, कौन सा उत्तर सही होने वाला है? जल्दी बताइए साथियों। जी हाँ, डी ऑप्शन, वेरी गुड, जिनका डी आ रहा है, शाबाश। आगे साथियों 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने य और अंग, ठीक है, इसको अंग बोलते हैं और इसको नी बोलते हैं। ओके, मैंने उच्चारण थोड़ा गलत कर दिया, इसको अंग और उसको नी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने अंग और नी स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था? जल्दी बताइए। श्रीनिवास, काका कालेलकर, श्याम सुंदर दास या राम मोहन राय, जल्दी बताइए साथियों। पंचम अक्षर थे अनुस्वार जैसे बोला जाता है, ठीक है, जो पंचम अक्षर थे उनके स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का जो सुझाव दिया गया था, आज भी प्रयोग किया जा रहा है। जल्दी बताइए 23वें का सही उत्तर क्या आने वाला है? जी हाँ साथियों, श्याम सुंदर दास। ओके, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया हिंदी को आज प्रतिष्ठित या मानक रूप देने के लिए। आगे साथियों, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो स्थित है, याद करिएगा ऐसे प्रश्नों को, जल्दी बताइए। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो स्थित है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए बी सी डी, कौन सा आएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग से स्थित है, गृह मंत्रालय के राजभाषा से, या शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग से, या फिर प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय से, जल्दी बताइए। ए बी सी डी, 24वें का उत्तर, हाँ 24वां, तो बी ऑप्शन आएगा साथियों, गृह मंत्रालय के राजभाषा से। ओके, जो राजभाषा का विषय वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, गृह मंत्रालय के पास है। ओके, आगे साथियों 25वां प्रश्न, ये प्रश्न साथियों 25वां, संयुक्त प्रांत के राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के बराबर अधिकार कब मिला? संयुक्त प्रांत के राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के बराबर अधिकार कब मिला? जल्दी बताइए। 1850, 1910, 1901, 1947, 25वां प्रश्न, जल्दी बताइए साथियों, जल्दी। ए बी सी डी, साथियों संयुक्त प्रांत क्या था? ये जो मध्य भारत में जो राज्य थे आज़ादी से पहले, जैसे उत्तर प्रदेश, काफ़ी हिस्सा मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का भी और छत्तीसगढ़ का भी इकट्ठे हुआ करते थे ये, तो साथियों संयुक्त प्रांत इसे कहा जाता था, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका नहीं, यूनाइटेड स्टेट कहा जाता था। ठीक है, जैसे दक्षिण में मद्रास था, और दक्षिण पूर्व में आपको बताऊं साथियों तो बम्बई था, है ना, बम्बई जिसे कहा जाता था, उत्तर में पंजाब था, ऐसे ही संयुक्त प्रांत जो मध्य भारत में। तो क्या ऑप्शन सही होगा? उसमें राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के बराबर अधिकार मिल गया था। ओके, अभी अदालतों में उर्दू का प्रयोग भी होना शुरू हो गया था और बहुत काम उर्दू में।
क्योंकि अधिकतर जनता मुस्लिम भी थी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए साथियों, ABCD 1901। ठीक है, 1901 आएगा सी ऑप्शन। वेरी वेरी गुड साथियों। अगला 26वां, राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन। राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति गठित की गई है? जल्दी बताइए। राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति गठित की गई है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री? बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों। 26वां, जल्दी बताइए। क्या होगा इसका सही उत्तर? ABCD, जल्दी बताइए साथियों। जी हाँ, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री होता है। ओके, आगे 27वां प्रश्न, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, उसका नाम क्या है? राजभाषा भारती, राजभाषा हिंदी, राजभाषा प्रसार, राजभाषा प्रबोध? जल्दी बताइए साथियों, क्या है इसका सही उत्तर? जल्दी बताइए। ABCD, जिनका उत्तर आ रहा है साथी राजभाषा भारती। वेरी गुड, 27वें का पहला आ जाएगा। ओके, आगे साथियों 28वां प्रश्न। 28वां, निम्नलिखित में अमानक प्रयोग कौन सा है? अमानक, निम्नलिखित में अमानक प्रयोग कौन सा है? ठीक है, जो मानक हिंदी के अनुसार नहीं है। ठीक है, अमानक प्रयोग कौन सा है? करिए, करिएगा, करा, जा, उपयुक्त सभी? जल्दी बताइए। 28वें का कौन सा आएगा साथियों? अमानक। एक होता है मानक रूप। ठीक है, मानक रूप क्या हो सकता है? करें, करेगा, करूँगी, है ना। अभी अमानक बताना है, जो हिंदी के मानक रूप से नहीं है, बल्कि बोलियों में ऐसे प्रयोग होते रहते हैं। करिएगा, करिए, करा है ना। मैं काम करा चुका हूँ, वो तो चलो मानक में आ गया। मैंने वो काम करा तभी मैं जहाँ तक पहुँचा, इस प्रकार से। तो क्या करा, ये तो अमानक ही है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन? डी, जिनका डी आ रहा। वेरी गुड। ठीक है, जो सभी जो जितने भी शब्द हैं अमानक हिंदी के रूप हैं। ठीक है, मानक शब्द नहीं है। आगे साथियों 29वां प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद में सम्मिलित कवियों की संख्या कितनी है? लगभग 1000, लगभग 3000, लगभग 4000, लगभग 5000? ये तो पढ़ा ही होगा, जब भी इस ग्रंथ का नाम आता है सबसे पहले इसी के बारे में समझाया जाता है। जल्दी से बताइए साथियों, कौन सा उत्तर सही होने वाला आपके हिसाब से? 1000, 3000, 4000 या 5000? जल्दी बताइए। जी हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है डी, लगभग 5000। वेरी गुड। आगे साथियों 30वां प्रश्न, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? घनानंद, बिहारी, सूरदास, तुलसीदास? जल्दी बताइए। घनानंद, बिहारी, सूरदास, तुलसीदास? अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जल्दी बताइए। घनानंद, बिहारी, तुलसी, बिहारी, सूरदास, तुलसी? ABCD, जल्दी बताइए साथियों। 30वें का उत्तर क्या होने वाला है? जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है साथियों ए, घनानंद। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। 31वां प्रश्न, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोग किसने किया? ठीक है, इस सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? किसने पहली बार किया था? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन? ABCD, अज्ञेय, धूमिल, मुक्तिबोध या विजय देव नारायण शाही? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन? साथियों कुछ डीपली क्वेश्चन भी हैं, जो डीप क्वेश्चन है। ओके, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन? जल्दी बताइए। ABCD, जिनका उत्तर आ रहा है सी। वेरी गुड। आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का अनुवाद उन्होंने किस नाम से किया? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के उर्दू नाम भी याद कर रखे हैं, उनके लिए बहुत आसान है साथियों। चौगाने हस्ती, जल्दी बताइए उन्होंने किस नाम से किया है इसका नामकरण? चौगाने हस्ती का अनुवाद उन्होंने किस नाम से हिंदी में किया? चौगाने हस्ती, तो साथियों रंगभूमि आएगा। ओके,
पहला ऑप्शन वेरी गुड, जिनका पहला ऑप्शन आ रहा है 32वें का, शाबाश। आगे साथियों 33वां प्रश्न, 33वां प्रश्न है, 33वां मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं, कौन है मनोवैज्ञानिक आलोचक? मैथ्यू आर्नोल्ड, आई ए रिचर्ड्स, क्रोचे या कोलरिज? जल्दी बताइए, मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन होने वाले हैं? मनोवैज्ञानिक आलोचक, वैसे देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक आलोचक हो सकते हैं रिचर्ड्स भी, संप्रेषण का सिद्धांत दिया है इन्होंने, इसके अलावा मूल्य का भी, लेकिन टिक तो बी पर ही लगाएंगे। लेकिन साथ ही जहाँ पर फ्राइड होना चाहिए था, फ्राइड के एक दो चेले और हैं, उनका नाम भी बीच में आ जाता तो अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 34वां, कौन सा मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? कौन सा मार्क्सवादी आलोचक नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ABCD। जब मार्क्सवाद करवाया था मैंने सबका नाम लिया था, माओ त्से तुंग, कार्ल मार्क्स, हीगेल, एंजलिस, अभी कुछ नाम नहीं लिए, जल्दी बताइए। माओ त्से तुंग तो है भाई मार्क्सवादी, ठीक है, जो जल्दी से बताइए, चाइना के हैं माओ त्से तुंग, जल्दी बताइए साथियों। ABCD कौन सा सही उत्तर होने वाला है? जी हाँ, डी, जॉन ड्राइडन, ठीक है, जॉन ड्राइडन जो हैं वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। लुकाच, ठीक है, लुकाच भी मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, 1885 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। ओके, आगे चलते हैं साथियों। 35वां प्रश्न, निम्न में से कौन अस्तित्ववादी नहीं है? सात्र, पॉल टिलिश, मलारमे या जॉस्पर्स? कार्ल जॉस्पर्स, मलारमे या सात्र या पॉल टिलिश? कौन है साथियों? ABCD, जल्दी बताइए। 35वें का कौन सा उत्तर सही होगा जी, जल्दी बताइए। जी हाँ, मलारमे, ओके, जिनका ऑप्शन सी सही आ रहा है, वेरी गुड। पॉल टिलिश या कार्ल जॉस्पर्स, सार्त्र, आल्बर्ट कामू, किरकेगार्ड, ठीक है, ये सब अस्तित्ववादी। आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न, किस आचार्य का सिद्धांत चित्रतुंग न्याय पर आधारित है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। 36वां प्रश्न है और जिनका ऑप्शन आ रहा है ABCD, कौन सा सही है साथियों आपके साथ अनुसार? जिनका ऑप्शन आ रहा है साथियों ए, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 37वां प्रश्न, विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? कंतक, आनंदवर्धन, भारत, भरत या बामन? जल्दी बताइए। जी हाँ, जिनका बामन, डी आ रहा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों, डी ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न, सूरसागर की रचना श्रीमद् भगवत की पद्धति पर कितने स्कंदों में हुई है? कितने स्कंदों में हुई है? बहुत आसान क्वेश्चन, हम जब भी मास लेकर आ रहे हैं एक मास MCQs बहुत बड़ी संख्या में, तो ये प्रश्न भी आ जा रहा है बीच में, अपने आप ही आ जा रहा है, तो ये आने की संभावना तो नहीं रखता क्या कभी? मुझे बताइए आने की कितनी संभावना है इसकी, मुझे तो बहुत लग रही है भाई इस तरह के प्रश्नों की। तो साथियों आपको तो बताइए कि श्रीमद् भगवत पुराण के 12 स्कंद हैं, तो इसलिए माफ़ करिएगा, सूरदास ने भी सूरसागर की रचना में 12 स्कंदों की ही गणना करी। आगे साथियों बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। तो साथियों हमारे पास अगला प्रश्न है 39वां, सूरदास की राम कथा प्रभावित है, किससे प्रभावित है? रामचंद्रिका से, मानस मतलब रामचरितमानस से, वाल्मीकि रामायण से, या इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है या प्रभावित नहीं है, ठीक है। तो विकल्प तो चलो ABCD हैं ही, बताते जाइए आंसर अपना, लेकिन थोड़ा सा समझ भी लो। सूरदास, यहाँ पर तुलसीदास की राम कथा की बात नहीं हो रही है, तो सूरदास की बात हो रही है साथियों। सूरदास के बारे में समझना बहुत अनिवार्य है। कई लोग कहेंगे कि सूरदास के 3 ग्रंथ मिलते हैं, उन्होंने कब राम कथा के बारे में लिखा है? हालांकि 25 ग्रंथ अलग से किसी एक विद्वान ने बतलाए हैं, लेकिन वो कहाँ तक सही माने जाएं, जब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। लेकिन साथियों सूरदास के बारे में हम समझाना शुरू करेंगे कि सूरदास का जो ग्रंथ है सूरसागर, सबसे परिपक्व ग्रंथ यही माना जाता है। ओके,
ठीक है साथियों, सूर सागर जो उनका ग्रंथ है, इस ये ग्रंथ अभी हमने बताया कि इसके 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद बताए साथियों? 12 स्कंद मैंने बतलाए है ना। 12 स्कंद थोड़ा लिख दिया, दो आना था। ओके, 12 स्कंद हैं अभी। ठीक है, ये सूर सागर का जो 9वां स्कंद है, टोटल कितने हैं? 12 स्कंद। जो साथियों 9th नंबर का 9वां स्कंद है ना, ओके, उसका अध्याय, उसके आगे जो अध्याय हैं उसका 10वां और 11वां अध्याय, 9वें स्कंद का 10वां और 11वां अध्याय, ठीक है साथियों, 10वां और 11वां अध्याय, उसमें राम कथा का वर्णन मिलता है और 92 छंदों में राम कथा को उन्होंने लिखा है। और एक बात साथियों कि ये राम कथा उन्होंने संस्कृत में बतलाई है। तो जो ऑप्शन आएगा देख लेते हैं उसको। पूछा गया है कि सूरदास की राम कथा प्रभावित है? रामचंद्रिका से बिल्कुल नहीं है, मानस से बिल्कुल नहीं है, तो वाल्मीकि रामायण ही उस वक्त सबसे प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण, जिनका ऑप्शन सी है, वेरी गुड। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी था साथियों, सूरदास ने भी राम कथा का वर्णन किया है सूर सागर अपने ग्रंथ में 9वें स्कंद के 10वें और 11वें भाग में 92 छंदों में। ठीक है, तो इसलिए नॉलेज देना साथियों, याद तो विकल्प आप लोग कर लोगे लेकिन साथ में पूछ भी लिए। अभी हो सकता है इस बार प्रश्न ये आ जाए, सूरदास ने अपने किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन किया है। ठीक है, तो याद करना अलग बात है विकल्प, लेकिन समझना अलग बात है। आगे साथियों, साधना के क्षेत्र में जो भ्रम है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, किसकी उक्ति है साथियों? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य द्विवेदी जी, या फिर आचार्य शुक्ल जी? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ए बी सी डी, कौन सा सही होगा साथियों? जल्दी बताइए। ए बी सी डी। तो साथियों जिनका ऑप्शन आ रहा है डी, शाबाश। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 41वां, क्या है? विज्ञान गीता किसकी कृति है? विज्ञान गीता किसकी कृति है? चिंतामणि, भूषण, केशव या मतीराम? जल्दी बताइए, ए बी सी डी, कौन सा उत्तर सही आएगा? विज्ञान गीता किसकी कृति है? चिंतामणि, भूषण, केशव या मतीराम? बताएं आप लोगों को, मुझे मालूम है। तो सही उत्तर जो होगा 41वें का वो होगा सी, केशव दास। ओके, विज्ञान गीता इनकी कृति है। और पढ़ा होगा इनकी सारी की सारी कृतियों को आपने नाम याद कर रखे होंगे, शाबाश। तो सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। आगे साथियों हमारे पास है 42वां प्रश्न। लोग हैं लगी कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत। ठीक है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत। पंक्ति किसकी है साथियों? ये मत सोचिए कि मास्टर कैडर की तरह ये अत्यंत आसान प्रश्न पत्र है या फिर अभी भी आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं, टफ आएंगे। मैं तो समझता हूँ कि 30 से 40% जो प्रश्न पत्र है वो पिछली बार की तरह ही इस बार भी जो होगा वो थोड़ा सा कठिन जरूर होगा उसका स्तर। आगे चलते हैं साथियों, 42वां प्रश्न पर बात हो रही है। जो उक्ति किसने लिखी है? ए बी सी डी, ठाकुर, घनानंद, नंदास, भिखारीदास? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए साथियों। ए बी सी डी। तो जिनका ऑप्शन साथियों आ रहा है वो है साथियों ऑप्शन बी। ओके, तो जिनका विकल्प बी है, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन बी वाले। ठीक है, ये कविता जो है, कविता पंक्ति वो घनानंद के। आगे साथियों 43वां प्रश्न, साकेत शीर्षक महाकाव्य का अर्थ? ये तो भाई बहुत आसान है, साकेत, सभी साकेत साकेत करते रहते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, आधुनिक राम काव्य है, लेकिन साकेत का अर्थ भी समझना चाहिए साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो जिनका उत्तर आ रहा है साथियों, पहले विकल्प अयोध्या, स्वर्गलोक, द्वारका या वृंदावन? ए बी सी डी, क्या उत्तर है जल्दी से बताइए। जी हाँ, उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के, जिनका उत्तर ए है, अयोध्या होता है साथियों इसका अर्थ। आगे 43वां प्रश्न क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सॉरी, 43 में हो चुका है साथियों। 44वां प्रश्न क्या है?
हिंदी साहित्य में हालाबाद का आगमन किसके प्रभाव से माना जाता है? जल्दी बताइए। हिंदी साहित्य में हालाबाद के जनक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी। प्रश्न आया था मास्टर कैडर में, तो देख लो कि लेक्चर कैडर में थोड़ा एक कदम आगे चले जाते हैं इस प्रश्न को लेकर। हिंदी साहित्य में हालाबाद का आगमन किसके प्रभाव से माना गया है? फारसी, अंग्रेजी, उर्दू या रूसी? जल्दी बताइए। जी हाँ, हालाबाद का आगमन किसके प्रभाव से माना जाता है? जिनका उत्तर साथियों आ रहा है ए। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश भाई। फारसी साहित्य, अंग्रेजी मत लगा के आ जाना, ठीक है। फारसी साहित्य, फारसी जो ईरान की भाषा है, फारस, ठीक है, ओके, ईरान की भाषा है ये। तो फारसी साहित्य से आगमन हुआ था हिंदी साहित्य में। साथियों एक और बात मैं आपको बतला दूं कि आप अपना काउंटिंग भी साथ में जारी रखें, कितने क्वेश्चन आपकी गलत हो रहे हैं, कितने सही, ठीक है। आगे साथियों 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, शिवमंगल सुमन? शिवमंगल सिंह सुमन जी तो मेरे फेवरेट कवि हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। वैसे पंत जी भी, निराला जी सभी अच्छे लिखते हैं, सभी माहिर हैं, लेकिन थोड़ा शिवमंगल सिंह सुमन ना हमारे मन की बात, युवाओं के मन की बात कह देता है। आगे साथियों 45वां, जल्दी बताइए। प्रगतिवादी कवि कौन से नहीं हैं? तो जिनका विकल्प आ रहा है ABCD में से पहला, अज्ञेय तो प्रगतिवादी और नई कविता के कवि हैं। माफ़ करिएगा, अज्ञेय प्रगतिवादी नहीं, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं। प्रगतिवादी सुमित्रा नंदन पंत के भी कुछ कविताएं, कुछ काव्य ग्रंथ प्रगतिवादी हैं, और निराला के भी हैं, और साथ में शिवमंगल सिंह सुमन के भी। आगे साथियों 46वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। स्क्रीन पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे आप लोगों को। 46वां प्रश्न, वह साहित्यकार जिसने नई कविता के रूप में नए नए नामों को सूचीबद्ध करते हुए 45 नामों का उल्लेख किया है? वह साहित्यकार जिसने नई कविता के रूप में नए नए नामों को सूचीबद्ध करते हुए 45 नामों का उल्लेख किया है? जल्दी बताइए 46वें का उत्तर। नए नए नामों को सूचीबद्ध करते हुए नई कविता के कवि, तो साथियों जगदीश गुप्ता आएगा। ओके आगे चलते हैं, जिनका सी ऑप्शन आ रहा था, वेरी गुड। आगे साथियों 47वां प्रश्न, विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? कहानी कहा है, किस कृति को कहा है? भूप परिक्रमा उनकी संस्कृत की रचना है, पदावली मैथिली की है, कीर्ति पताका जे उनकी अपभ्रंश, और कीर्ति लता भी अपभ्रंश की है। तो किस कृति को उन्होंने कहानी कहा है? जल्दी बताइए। तो साथियों कीर्ति लता, ठीक है, डी, ABCD सही उत्तर है आपका। आगे चलते हैं, पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टोड या राम कुमार वर्मा? जल्दी बताइए। पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित करने वाले आलोचक हैं? जल्दी बताइए साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन है। ABCD कौन? जिनका ऑप्शन साथियों ए आ रहा है, शाबाश। आगे चलते हैं 49वां प्रश्न, क्या है 49वां प्रश्न, क्या पूछा गया है? जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती? मधुमालती तो उनकी है नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहले दो में से बताइए भाई, कौन कौन सा सही है? जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? क्वेश्चन साथियों डीप भी काफ़ी पूछे जाते हैं, यहाँ पर मास्टर कैडर की तरह आसान नहीं है, ठीक है। जो उत्तर आपको आना चाहिए, जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को सैद्धांतिक बातें, एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? तो साथियों अखरावट आएगा। ओके आगे साथियों 50वां प्रश्न है, क्या है? आचार्य शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना है? किस सूफी काव्य को
किस सूफी काव्य को, ठीक है, किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का, और कैसा करना था, आचार्य शुक्ल ने किस सूफी काव्य को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना? तो ये तो आसान है भाई, मंजन, जायसी, मुला दाऊद या कुतुबन। जल्दी बताइए ABCD कौन सा उत्तर सही होने वाला है? तो जिनका उत्तर आ रहा है साथियों डी, वेरी गुड, कुतुबन की मृगावती। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 51वां प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? जल्दी बताइए, जायसी, नूर मोहम्मद, मुला दाऊद, कुतुबन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य का प्रथम कवि स्वीकार किया है? बहुत आसान है साथियों, जायसी, नूर मोहम्मद, मुला दाऊद या कुतुबन। ABCD जल्दी बताइए, जिनका ऑप्शन आ रहा है सी, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों। 52वां प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। बहुत मशहूर पंक्ति है ये। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक जो चुना हुआ गुलदस्ता, किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भामा। भामा कैसे बोल सकते हैं जी? तो ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार 52 में से? जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में ये बात कही है, हिंदी साहित्य के इतिहास में। आगे साथियों 53 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य, कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन से हैं? रामानुज, विठलनाथ, मध्वाचार्य या भल्वाचार्य। जल्दी बताइए साथियों, 53वें प्रश्न पर आए हम। जी हाँ, जिनका विकल्प आ रहा है डी, वेरी गुड, बल्बाचार्य। आगे चलते हैं साथियों 54वें प्रश्न पर, तुलसी की भक्ति किस भाव की है? ये तो रटा होना चाहिए। सब प्रकार की भक्तियों के नाम आपने याद कर रखने हैं, ठीक है। 9 या 10 प्रकार की मानी जाती है साथियों, मधुर्य, दास्य, विनय, साख्य, ठीक है, सब प्रकार की आती है। तो जितने भी हैं, चाहे मीरा है, चाहे तुलसीदास है, या फिर अपने घनानंद हैं, या फिर सूरदास है, इनकी भक्ति को आपने याद करना है, ठीक है। भक्ति भाव किस प्रकार की है? निर्वेद, दास्य, मधुर्य, जसाख्य। जल्दी बताइए। जी हाँ, 10 से भाव, वेरी गुड, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है, शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। 55वां प्रश्न है, क्या है? पंक्ति दी गई है, कली कुटिल जीवन विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, नावादास, अग्रदास या केशवदास। कली कुटिल जीवन विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। जल्दी बताओ 55 का कौन सा विकल्प? ABCD जल्दी बताइए साथियों, कौन सा उत्तर सही होने वाला है? जी हाँ, ये तो पंक्ति काफ़ी बार हमने प्रश्न उत्तरों में, जो हम अपने PDFs तैयार करते हैं ना, उसमें जो प्रश्न होते हैं उसमें जो पंक्ति काफ़ी बार डाली होती है हमने भी, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा बी साथियों। अगला 56वां, रामचरितमानस में वक्ता स्त्रोता युग्म कितने हैं? वक्ता स्त्रोता युग्म कितने हैं? 7, 4, 2, 5। रामचरितमानस में जल्दी बताइए, युग्म बताने हैं, ठीक है। वक्ता श्रोता, एक बोलने वाला है, सुनने वाला, मतलब युग्म कितने हैं? 56 प्रश्न पर है साथियों, तो 4 आएगा, ठीक है। ABCD में से ऑप्शन आएगा बी। आगे चलते हैं, याद रखने इस तरह के प्रश्न आपने, क्योंकि प्रश्न ये डीप था। मिश्र बंधु ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? ये आसान क्वेश्चन है। 57 प्रश्न पर साथियों अभी हम पहुँचे हैं, ये आसान प्रश्न है। जल्दी बताइए ABCD कौन सा? रतिकाल, कलाकाल, श्रृंगार काल या अलंकृत काल। जल्दी बताइए, ठीक है साथियों, जिनका डी ऑप्शन आ रहा है अलंकृत काल, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 58वां प्रश्न है, कौन सा है? बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव माना जाता है? जल्दी बताइए, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव माना जाता है? कालिदास, हजारा, गाथा सप्तशती, छत्रसाल दशक या आर्य सप्तशती। जल्दी बताइए साथियों, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव माना जाता है? 58 प्रश्न पर है साथियों। तो ये प्रश्न मैंने करवाया हुआ रीतिकाल के प्रश्नमाला में, तो गाथा सप्तशती आएगा आपके। आगे साथियों 59वां प्रश्न, शिव शंभू का छठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों।
शिव शंभू का छठा व्यंग्यात्मक निबंधकार कौन है? इस निबंध के व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? पहला कुशारीलाल गोस्वामी, दूसरा श्रीधर पाठक, तीसरा बाल मुकुंद गुप्त या चौथा प्रताप नारायण मिश्र। जिनका ऑप्शन साथियों आ रहा है सी, शाबाश, बाल मुकुंद गुप्त। आगे चलते हैं। 60वां प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? जल्दी बताइए, ABCD, सुदर्शन, गौरीदत्त, फिलोरी या फिर गोपाल राम गहमरी। जल्दी बताइए। तो जिनका ऑप्शन आ रहा है साथियों गौरीदत्त, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 61 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं अभी हम। तो प्रश्न है, पंत और पल्लव किसकी कृति है? निराला, पंत, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? पंत और पल्लव किसकी कृति है? निराला, पंत, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। 61 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं साथियों। 61 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, पंत और पल्लव। तो साथियों ये रचना जो है वो निराला जी की है। ओके, पल्लव एक स्वतंत्र रचना पंत ने लिखी है, ठीक है, लेकिन पंत और पल्लव दोनों की व्याख्या की है जहाँ पर निराला जी ने। तो साथियों अगला प्रश्न 62 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। करबला नाटक के रचयिता हैं हरिकृष्ण प्रेमी, प्रसाद जी, प्रेमचंद जी या विष्णु प्रभाकर। जल्दी बताइए। ABCD, जिनका ऑप्शन आ रहा है सी, वेरी गुड। साथियों प्रेमचंद ने भी 3 नाटक लिखे हैं। ओके, याद रखना आपने। आगे 63वां प्रश्न, गीति नाट्यों को भाव नाट्यों की संज्ञा किसने दी? नागेंद्र, नंदलाल वाजपेयी, नामवर सिंह या नलिन विमोचन शर्मा। जल्दी बताइए किसने दी भाव नाट्यों की संज्ञा? जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है साथियों ए, नागेंद्र। ठीक है, वेरी गुड। आगे साथियों 64वां प्रश्न, कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है? सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है कौन सा तत्व? गंभीर, सामाजिकता, भावुकता, लालित्य। जल्दी बताइए, 64वां प्रश्न है। कई लोग गंभीरे पर जा रहे होंगे, सोच रहे होंगे अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर की आंसर की नहीं पढ़ी है तो। लालित्य, ठीक है, ये निबंध को अलग करता है सामान्य लेख से। आगे साथियों 65वां प्रश्न, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? भावरा, व्योमकेश, वैद्यनाथ मिश्र या धनपत राय। जल्दी बताइए ABCD। जिनका ऑप्शन साथियों सी जा रहा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे 66वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। 1 इंच मुस्कान उपन्यास मनु भंडारी और किसने मिलकर लिखा है? मृणाल पांडे, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव या रामदर्श मिश्र। जल्दी बताइए कौन सा नाम सही है साथियों? 1 इंच मुस्कान। जल्दी ABCD। मनु भंडारी के पति राजेंद्र यादव ने लिखा साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, शाबाश। आगे राग दरबारी उपन्यास की शैली में लिखा गया है? जल्दी बताइए ABCD। डायरी, पत्र, रिपोर्टाज या फिर आएगा आत्मकथात्मक शैली में राग दरबारी। जल्दी बताइए साथियों, जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र। जी हाँ, ये प्रश्न हम काफ़ी बार करवा भी चुके हैं उपन्यास प्रश्नमाला में। रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। आगे चलते हैं साथियों। मादा कैक्टस के लेखक कौन है? कल ही जो प्रश्नमाला हम प्रस्तुत करे थे उसमें भी ये प्रश्न आया था साथियों। मादा कैक्टस के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, भुवनेश्वर, निर्मल वर्मा या लक्ष्मी नारायण लाल। तो जिनका ऑप्शन आ रहा साथियों डी, लक्ष्मी नारायण लाल, शाबाश। ठीक है, पढ़ना है। और लक्ष्मी नारायण लाल को हिंदी में सर्वाधिक नाटक लिखने का श्रेय प्राप्त है। आगे साथियों पेरिपोइटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु, प्लेटो, लोजाइनस या एटलस। जल्दी बताइए ABCD। कौन सा उत्तर सही होने वाला है? जी हाँ, जिनका ऑप्शन साथियों ए आ रहा है, पेरिपोइटिक्स। ठीक है, इसको काव्य शास्त्र भी कहा गया हिंदी में। ओके, काव्य शास्त्र। ठीक है साथियों, ये याद रखना है आपने। आगे चलते हैं। ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड। 17वां प्रश्न, परंपरा का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया? कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ डीप क्वेश्चन भी आते हैं। ये कहूँगा कि सम्मिलन है, मिश्रण है दोनों ही पक्षों का। आगे चलते हैं। परंपरा का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया साथियों? अरस्तु, लोजाइनस, होरेंस या TS एलियट। जल्दी बताइए, 17वां प्रश्न है। 17 प्रश्न पहुंच चुके हैं साथी। परंपरा का सिद्धांत
बहुत बार किया है। जी हाँ, इलियट का दिया गया है जी। आगे साथी चलते हैं, डी ऑप्शन जिनका है वेरी गुड। मूल्य सिद्धांत के प्रस्तोता कौन है? 71वां प्रश्न, होरेस रिचर्ड्स, लोजाइनस क्रोचे। जिनका ऑप्शन आ रहा है वी, वेरी गुड साथियों भी। अगला प्रश्न साथियों 72वां प्रश्न है, अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया है। मतलब अरस्तु के बाद में आने वाले, परवर्ती मतलब बाद में आने वाले, पूर्ववर्ती होता है पहले आने वाले, ठीक है। तो अरस्तु के परवर्ती का जहाँ पर मतलब अरस्तु के समय काल के बाद में जितने व्याख्याकार आए, विरेचन का अर्थ नहीं किया। उनमें से निम्नलिखित में से किसी ने भी विरेचन का अर्थ नहीं किया है। मतलब एक कोई ऑप्शन ऐसा है जिसका विरेचन का अर्थ उन्होंने नहीं लिया है, बाकी लिए हैं, ठीक है। बताते हैं, कला पर परक, धर्म परक, अर्थ परक या नीति परक। जल्दी बताइए 72वें प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है? जल्दी बताइए साथियों, जल्दी। जी हाँ साथियों, उन्होंने अर्थ परक, ऑप्शन आएगा आपके पास अर्थ परक, ठीक है। विरेचन का अर्थ परक के रूप में नहीं किया है, बाकी कला परक, धर्म परक, नीति परक में किया है। आगे साथियों 73वां प्रश्न, युग्म है ये। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य स्रोत। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य स्रोत, हमने प्लेटो सिद्धांत पूरा समझाया हुआ है साथियों। आदर्श राज्य निर्माण, बी ऑप्शन आदर्श काव्य निर्माण, आदर्श कवि निर्माण या आदर्श अनुकरण सिद्धांत। क्या सही उत्तर होगा? जल्दी बताइए साथियों 73वें प्रश्न का उत्तर, जल्दी। जी हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है ए, वेरी गुड, आदर्श राज्य निर्माण वो यही कहते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा समझाया हुआ है, शाबाश साथियों। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति का आरंभ कामयानी की भांति प्रलय वर्णन से हुआ है? ठीक है, फिर से प्रश्न पढ़ना है। किस रचना का आरंभ कामयानी की तरह प्रलय वर्णन से हुआ और कामयानी की ही भांति मानवता के आदर्श और मानव सृष्टि के भविष्य को संस्कृत और दार्शनिक धरातल प्रदान किया गया है? तो ऋतंबरा, महामानव, आत्मजजी या संशय की एक रात। जल्दी बताइए साथियों, कौन सा विकल्प सही होगा आपके अनुसार? तो साथियों ऑप्शन है सही ऋतंबरा। ओके साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। अभी साथियों ऋतंबरा, ये तो देखो बहुत डीप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो जिस नेट लेवल का मैं इसलिए बोलता हूँ इस एग्ज़ाम को, लेक्चर कैडर हिंदी जो पंजाब में हो रहा है अभी, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन डीपली आ रहे हैं। ये क्वेश्चन डीप था। ओके, अभी देखो ऋतांबरा आ गया। अभी ऋतांबरा किसका काव्य है ये पता होना चाहिए। तो एक कवि हैं केदार नाथ मिश्र प्रभात, ठीक है। ओके, ये नाम है। ओके, ये नाम आपने जरूर याद कर लेना, हो सकता है अभी इसके लेखक का नाम पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इस तरह के डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये नहीं कि आसान क्वेश्चन ही पढ़ के जाइएगा, बहुत डीप जाने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं साथियों 75वें प्रश्न पर। स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, किसकी उक्ति है? स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती, नारी विमर्श से प्रश्न है जी। और ऑप्शन है मैरी एलमन, सिमोन दी बुआ या वर्जीनिया वुल्फ या जूलिया क्रिस्टीवा। जल्दी बताइए बी सी डी में से कौन सा सही दुरुस्त उत्तर होने वाला है? जी हाँ, सिमोन दी बुआ की पुस्तक द सेकंड सेस में से ये पंक्ति है। ओके, और साथियों हमने 50 मतलब आधे प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अभी 76वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पढ़िए, हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं, बड़ी प्यास लगी है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आधे प्रश्न कंप्लीट हो गए, जल्दी से प्रश्न पढ़िए। एक साहित्यिक सैद्धांतिकी के रूप में संरचनावाद का उद्गम है कला से, राजनीति से, दर्शन से, भाषिकी से। कौन सा उत्तर सही होने वाला है? ए बी सी डी, जल्दी बताइए साथियों। कला से, राजनीति से, दर्शन से, भाषिकी से। हम थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं तब तक। कौन सा सही उत्तर होने वाला साथियों?
ABCD उत्तर आ रहे हैं सही। जी हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है डी, वेरी गुड, भाष्की से। ओके, संरचनावाद का उद्गम साहित्यिक सैद्धांतिकी के रूप में भाष्की से हुआ, भाषा से हुआ। ओके, 77वां प्रश्न, प्राणत्व के आधार पर हिंदी व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या है? घोष, आघोष, अलप्राण, महाप्राण। प्राण तत्व, ठीक है, वायु के आधार पर हिंदी व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो बहुत आसान है, पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? घोष, आघोष, अघोष और अलप्राण, महाप्राण। जल्दी बताइए, ABCD कौन सा उत्तर आएगा? जी हाँ साथियों, क, ग और अंग, ठीक है, इनको अलप्राण कहा गया है और दूसरा और चौथे को महाप्राण। ओके, आगे साथियों, अगर घर्षण के आधार पर कहा जाता स्वर तंत्रियों में, तो घोष और घोष माना जा सकता था, वो भी अगर वहाँ पर भी कोई शर्त दी जाती। ठीक है, आगे साथियों, तो 78वां प्रश्न, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा औ और बड़ा औ स्वर क्या है? ओष्ठों की स्थिति के आधार पर अग्रस्वर, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी या फिर मध्य स्वर। जल्दी बताइए, अग्रस्वर, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी या मध्य स्वर। बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों। 78वां प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जी हाँ, जब हम इनका उच्चारण करते हैं ऊ, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा औ और बड़ा औ, ठीक है, तो वृत्त बनता है ना, हमारे होंठ जो हैं वृत्त बनाते हैं, गोला बनाते हैं, तो वृत्तमुखी आएगा। दूसरा विकल्प जिनका आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है, दूसरे विकल्प वाले जिंदाबाद। आगे 79वां प्रश्न, अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं? जल्दी बताइए। अर्धस्वर मतलब वो स्वरों में भी आते हैं और व्यंजनों में भी, स्वर भी आधे रूप में ग्रहण किए जाते हैं, व्यंजनों भी, हालांकि उनको व्यंजनों की श्रेणी में ही गिना जाता है, उनकी गणना व्यंजनों में ही होती है। लेकिन जल्दी से बताइए, षट्कोण, जस, य, व, ल, ह, आगे है य, र, ल, व। जल्दी बताइए साथियों, अर्धस्वर व्यंजन कौन हैं, कौन से हैं? ठीक है जी, य, अ, व, ठीक है। अभी साथियों बहुत सारे लोग जो हैं य, र, ल भी कह देते हैं। अगर विकल्प में य, व ना हो, ठीक है, अगर विकल्प में य और व ना हो तो य, र, ल, व है, अर्धस्वर व्यंजन पूछें य, र, ल, व है तो इस पर टिक कर लीजिएगा। लेकिन नहीं, यदि य व विकल्प में है तो इस पर ही टिक करना है। ओके, क्योंकि अगर हम य का उच्चारण करेंगे यह है तो हमारी जीवा जो है तालु से अच्छी प्रकार से स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, जमूर्ता या तालु जो भी है, और वैसे ही व का उच्चारण करते समय वह है तो होंठ आपस में संपूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए ये अर्धस्वर व्यंजन कहलाए हैं। स्वर का मतलब जब वायु बिना रोकथाम के मुख विवर से बाहर निकल जाती है। व्यंजन जब वायु मुख विवर से टकराकर मुख के आंतरिक अंगों से टकराकर बाहर निकलती है तो व्यंजन। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं साथियों, 80वां प्रश्न है साथियों हमारे पास आगे, स्वयं साक्षात, साक्षात संकेतित अर्थ जिसे मुख्य अर्थ भी कहा जाता है उसका बोध कराने वाली शक्ति कहते हैं अविदा, अभिनय, रूढ़ लक्षणा या प्रयोजनवर्ती लक्षणा। साक्षात संकेतित अर्थ जिसे मुख्य अर्थ भी कहा जाता है उसका बोध करवाने वाली शक्ति क्या है? शब्द शक्ति से भी प्रश्न पूछ लिया गया है भैया जी, बिल्कुल। जैसे मैं पंक्ति एक बोलता हूँ, ABCD कौन सा ऑप्शन आएगा आप बताते जाइए, तब मैं समझाता हूँ। साथियों देखिए, जैसे मैं सो रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं उछल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, सामान्य अर्थ ग्रहण हो रहा है इससे, है ना। ओके, तो यदि मैं किसी के लिए शब्द प्रयोग करूँ, जैसे वो चीता के समान भागा, ठीक है, जैसे चीता की तरह दौड़ा, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो सकता है, लेकिन आएगा जहाँ पर ऑप्शन ए, क्योंकि जैसा कहा गया, जैसा बोला गया वैसे ही हमने अर्थ ग्रहण किया, तो जहाँ पर कोई रोकथाम नहीं है, बिल्कुल सांकेतिक रूप से हमने
शब्द को समझा, वाक्य को समझा। और ठीक है, ए ऑप्शन वाले वेरी गुड। आगे साथियों 81वां प्रश्न, अस्तित्ववाद भाव तथा विचार के प्रति जीवन का विद्रोह है। अस्तित्ववाद भाव और तथा विचार के प्रति जीवन का विद्रोह है किसकी रचना है? ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि टफ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए जल्दी। हेडेगर, एमानुअल मोनियर, या जूलियन वेंद्रा, या एलन? जी हाँ साथियों, सी क्वेश्चन, इसी ऑप्शन जिनका आ रहा है, जूलियन वेंद्रा। अस्तित्ववाद के बारे में इन्होंने धारणा की। क्या कहा है? भाव और विचार के प्रति जीवन का विद्रोह है। ये तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, अस्तित्ववादी ऐसा ही मानते हैं। आगे 82वां प्रश्न, भरत मुनि ने कितने काव्य लक्षणों की चर्चा की है? कितने काव्य लक्षण होने चाहिए? जल्दी बताइए। 5, 33, 2, 36? जल्दी बताइए साथियों, कितने काव्य लक्षणों की चर्चा की है? जल्दी बताइए। भरत ने ABCD, जिनका ऑप्शन आ रहा है साथियों ए। आगे साथियों हमारे पास है 82वां प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है इसमें? भरत ने कितने काव्य लक्षणों की चर्चा की है? 5, 33, 2, 36? जल्दी बताइए। जी हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है डी, वेरी गुड, 36 लक्षणों की व्याख्या की है या चर्चा की है। आगे साथियों 83वां प्रश्न, वामन के काव्य हेतु के लिए किस शब्द का व्यवहार किया जाता है? काव्य क्रम, काव्य निर्णय, काव्य कारण या काव्यांग? जल्दी बताइए। काव्य के, ठीक है, वामन के काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वामन के काव्य हेतु के लिए काव्य क्रम, काव्य निर्माण, या काव्य कारण, या काव्यांग? ABCD, कौन सा विकल्प दुरुस्त होगा साथियों? जल्दी बताइए। जी हाँ, काव्यांग, ठीक है, डी आएगा। ओके साथियों, आगे 84वां प्रश्न, सुनीति कुमार चटर जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार मास्टर कैडर में भी आ चुका है। आगे 84वां प्रश्न साथियों, जी हाँ, ABCD कौन सा? स्टैंडर्ड हिंदुस्तानी, जनपदी हिंदुस्तानी, शुद्ध हिंदुस्तानी, परिष्कृत हिंदुस्तानी? जल्दी बताइए साथियों, जिनका ऑप्शन आ रहा है बी। शाबाश, आगे चलते हैं। 85वां प्रश्न, किस व्यक्ति द्वारा अपने जीवन को आधार बनाकर लिखे साहित्य को कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन को आधार बनाकर लिखे साहित्य को, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो ETT कैडर में भी आ गया था, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आया था, ये नहीं आया था। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन को आधार बनाकर लिखे साहित्य को क्या कहते हैं? रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण? जल्दी बताइए। ABCD, जल्दी बताइए, क्या कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश। जी हाँ, आत्मकथा कहते हैं, बिल्कुल सही, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी जिसे बोला जाता है। साथियों 86वां प्रश्न है अगला, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, असूया, निर्वेद, या फिर जंगम? जंगम कौन सा स्थायी भाव है भाई? ऐसे ही डाल दिया है। 86वां, जल्दी। ए ऑप्शन, BCD, जुगुप्सा पर टिक करें। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन? जी हाँ, जुगुप्सा पर लॉक करते हैं हम। वेरी गुड, शाबाश, आपने स्थायी भाव सारे पढ़ रखे हैं, वेरी गुड। आगे साथियों, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक, जो देवताओं में बहुत विश्वास रखते थे, द्वैत शैली में। आगे साथियों, इसके प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, या फिर मध्वाचार्य? कौन आएगा इसका सही उत्तर के रूप में विकल्प? जल्दी बताइए। शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य? ABCD, कौन सा सही उत्तर होने वाला है साथियों? जी हाँ, डी ऑप्शन, मध्वाचार्य। शंकराचार्य जो हैं वो उन्होंने अद्वैतवाद दिया, निम्बार्काचार्य हैं द्वैत सिद्धांत दिया इन्होंने, द्वैत सिद्धांत, ठीक है, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत सिद्धांत, ठीक है। आगे साथियों हमारे पास है 88वां प्रश्न। क्या है 88वां प्रश्न? ध्वनि सिद्धांत निम्नलिखित में किस आधार पर है? अबसर्ड, स्फोट, अस्फुट, या विसंगति? ABCD, कौन से सिद्धांत पर आधारित है साथी? जल्दी बोलिए, जल्दी। 88वां,
ध्वनि सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर आधारित है? जल्दी बताइए। 88वां प्रश्न स्फोट आएगा साथियों, बी। ओके, वेरी गुड। आगे जल्दी बताइए। अगला प्रश्न 89वां प्रश्न है, इड, ईगो, सुपर ईगो का संबंध। ये तो आसान क्वेश्चन है, आपने यदि साइकोलॉजी भी वगैरह की रखी है, ठीक है, तो पता होगा आपको, बीएड वगैरह कर रखा होगा तो पता ही है इसका संबंध किससे होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मनोविश्लेषणवाद, संकेत विज्ञान, संरचनावाद या यथार्थवाद। जल्दी बताइए। ABCD जिनका आ रहा है ये वेरी गुड, मनोविज्ञान से है। आगे साथियों 90वां प्रश्न है, देखते हैं क्या है प्रश्न। थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन के पेज को ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे आपको। ठीक है, 90वां प्रश्न, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार रहने दे? क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार रहने दे, हे देव अरे ये मेरे मिटने का अधिकार। किसकी पंक्तियाँ हैं? मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या माखन लाल चतुर्वेदी। किसकी पंक्तियाँ? 90 प्रश्न पर पहुँच चुके साथियों। जी हाँ, बी ऑप्शन आएगा साथियों। आगे चलते हैं। 91वें प्रश्न पर पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित में कौन युद्ध संबोधित कृति नहीं है? युद्ध संबोधित समझते हैं ना, कहाँ युद्ध का वर्णन नहीं है, किस कृति में? कुरुक्षेत्र, उन्मुक्त, आर्यव्रत या नाश और निर्माण। जल्दी बोलिए जल्दी। 91वां प्रश्न है साथियों, जल्दी बोलिए साथियों। नाश और निर्माण, कुरुक्षेत्र, उन्मुक्त, आर्यव्रत, नाश और निर्माण। जल्दी बताइए। जी हाँ, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है साथियों, नाश और निर्माण, वेरी गुड। आगे साथियों 92वां प्रश्न, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक हैं, कौन हैं? डॉक्टर तगारे, डॉक्टर जैकोबी, मैक्स मूलर, जॉर्ज ग्रियर्सन। जल्दी बताइए साथियों। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश। जल्दी बताइए साथियों। 92वां प्रश्न है साथियों, जी हाँ, डॉक्टर तेगारे, ठीक है, ये इनका ग्रंथ है। आगे चलते साथियों 93वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। 93वां प्रश्न है, पिशाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है। पिशाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है दर्द, शोरसैनी, केकई या लाठी। जल्दी बताइए कौन सा विकल्प सही है? ABCD। जी हाँ, केकई, ठीक है, केकई पिशाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है। आगे लोजाइनस ने उदात के कितने स्रोत माने हैं? 7, 5, 4, 6। जो तो हमने पाश्चात्य काव्य सिद्धांत से संबंधित जब प्रश्नमाला लाई थी उसमें हमने करवाया भी था। तो जल्दी बताइए कौन सा सही उत्तर होने वाला है जी। 94वें प्रश्न पर पहुँचे हैं। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है साथियों बी, 5 ही तो बताया उन्होंने। 95वें प्रश्न पर पहुँचे साथियों, अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, किसने कहा? अरस्तु, प्लेटो, इलियट, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। ABCD। जल्दी बताइए साथियों। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है। जहाँ पर अनुकरण सिद्धांत की थोड़ी सी निंदा कर दी गई है तो प्लेटो का जो मत है साथियों, बी मत बिल्कुल सही आएगा। ओके, अगला प्रश्न साथियों हमारे पास है, बभूति ने रस राज की उपमा किसने दी है? तो ये याद रखना है कि किस रस को किसने दिया है साथियों, ठीक है। जैसे शांत रस को किसने दिया? भक्ति रस को, और साथ ही वात्सल्य रस को, इस तरह से। तो बभूति ने रसराज की उपमा किसे दी है? पहला ऑप्शन करुण, दूसरा श्रृंगार, तीसरा शांत, चौथा भक्ति। जल्दी बताइए साथियों जल्दी। 96वां प्रश्न है, जी हाँ, करुण रस, ठीक है, करुण रस को रसराज की संज्ञा दी है। ओके साथियों, याद रखना है आप लोगों ने, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस। ओके साथियों, ये रस भी इम्पोर्टेंट है। ओके, वैसे श्रृंगार रस को असली रसराज माना जाता है। शांत रस जो है वो आचार्य जगन्नाथ जी ने दिया हुआ है, ठीक है। भक्ति रस जो है वो रूप गोस्वामी ने दिया है, और वात्सल्य रस आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। ओके, आगे राहुल सांकृत्यायन ने हड़प्पा का समय क्या माना है? जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? जी हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है साथियों डी, वेरी गुड, शाबाश। आगे, अबहट को देसी वीणा किसने कहा? ये फिर से क्वेश्चन आ गया। हमने पिछली प्रश्नमाला लाई थी, उसमें भी ये प्रश्न आया है साथियों। हालांकि ये तो प्रश्न पत्र से है। अबहट को देसी वीणा किसने कहा है? स्वयंभू ने, चंद्रवरदाई ने, विद्यापति या अमीर खुसरो ने? जल्दी बताना है साथियों। जी हाँ, ए बी सी डी, देसी वीणा की जी हाँ, विद्यापति ने कहा है अपनी एक पुस्तक में। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। 99 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं साथियों। देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को कहा गया है औकार बहुला, ओकार बहुला या इकार बहुला या इनमें से कोई नहीं? क्या कहा गया? उकार बहुला, ओकार बहुला, इकार बहुला या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। 99 प्रश्न में कौन सा विकल्प लगता है आपको सही है? ठीक है साथियों, जिनका ऑप्शन आ रहा है ए, उकार बहुला कहा गया है। ठीक है, उ वर्ण का बहुत प्रयोग होता रहा है वहाँ पर। आगे साथियों, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5, 3, 4, 2? कितनी है साथियों? कितनी उपभाषाएं मानी जाती हैं? जल्दी। जी हाँ, 5 उपबोलियाँ मानी जाती हैं। आगे साथियों, वैसे 17 उपभाषाएं, मतलब 17 बोलियाँ हैं, उसमें उपभाषाओं जैसे हम कहते हैं ना, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, ऐसे। ओके साथियों, आगे पढ़ते हैं। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, क्या है? विकल्प पहला पढ़ते हैं, देसी भाषाओं के हिंदी में आए शब्द, सीधे संस्कृत से हिंदी में आए शब्द, तीसरा है विदेशी भाषाओं के हिंदी में आए शब्द, संस्कृत के शब्द। जल्दी बताइए साथियों, ए बी सी डी कौन सा सही उत्तर होने वाला है? जल्दी बताइए। जी हाँ, सीधे संस्कृत से हिंदी में आए शब्द, उनको तत्सम कहा गया है। वैसे तो संस्कृत डी ऑप्शन भी कई लोग टिक कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा है। सीधे संस्कृत से शब्द आ जाते हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, उनको ही तत्सम कहा गया है। लेकिन जो संपूर्ण रूप से, मूल रूप से संस्कृत शब्द है, उनको तत्सम नहीं कहा जाता। ओके, आगे साथियों 152वां प्रश्न है, माफ़ करिएगा 102 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। मानक हिंदी का आधार बताइए। पूर्वीय हिंदी, खड़ी बोली, परिनिष्ठित हिंदी या फिर अपभ्रंश? क्या आधार है? ये प्रश्न हमने पहले भी करवाया। खड़ी बोली और मानक हिंदी में अंतर जब स्पष्ट किया था एक वीडियो में, 5 पॉइंट हमने लाए थे साथियों। उस वीडियो में नहीं देखी तो वो वीडियो हमारे चैनल पर जाके ढूंढिए, देखिए, हाल ही में अपलोड करी हमने। तो मानक हिंदी का आधार ग्रंथ, ए बी सी डी, वेरी गुड। जिनका ऑप्शन आ रहा है वी, वेरी गुड साथियों, बहुत बढ़िया। ठीक है, 102 का 2 आ जाएगा। आगे 103 प्रश्न पर, अपभ्रंश में निम्नलिखित में से किन शब्दों का बाहुल्य है? तत्सम, तद्भव, अनुकरणात्मक, विदेशी? जल्दी बताइए। 103 प्रश्न पर है साथियों, तत्सम, तद्भव, अनुकरणात्मक या विदेशी? तो साथियों, अपभ्रंश में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। आगे टी एस एलियट, 104 प्रश्न पर, टी एस एलियट मूलतः थे, मतलब मूल रूप से कहाँ से थे? ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे, अमेरिकी थे या फिर जर्मनी थे? जल्दी बताइए। टी एस एलियट, 104 प्रश्न। जी हाँ, ये अमेरिकी थे। ठीक है साथियों, ये अमेरिकी थे। आगे, अस्तित्ववाद की विशेषता नहीं है, एकांतिकता, विशृंखलता, अजनबीपन या फिर सामाजिकता? जल्दी बताइए, क्या विशेषता नहीं है? जी हाँ, ये सामाजिकता में विश्वास नहीं रखते थे, विशृंखलता में, अजनबीपन और एकांतिकता में अवश्य रखते थे। आगे साथियों 106 प्रश्न, अग्र प्रस्तुति प्रतिमान किसका है? जल्दी बताइए, ए बी सी डी। जिनका उत्तर क्या आ रहा है? अग्र प्रस्तुति प्रतिमान किसका है? मार्क्सवाद, शैली विज्ञान, संरचनावाद? इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए साथियों, 106 प्रश्न पर हैं अभी हम। जी हाँ, शैली विज्ञान उत्तर जिनका आएगा, वेरी गुड। आगे साथियों 107 प्रश्न पर, उत्तराधुनिकता केंद्रित है सत्ता के नकार पर, सत्ता की आकांक्षा पर, सत्ता के केंद्रीकरण पर या सत्ता के विकेंद्रीकरण पर? जल्दी बताइए। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। जल्दी बताइए साथियों।
या डी ऑप्शन थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था, उच्चारण ने सही किया है। जल्दी बताइए 107 प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। जी हाँ, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, 108 प्रश्न पर 108 प्रश्न पर पहुँचे हैं। शैली विज्ञान के लिए रीति विज्ञान नाम किसने सुझाया। विद्यानिवास मिश्र, राममूर्ति त्रिपाठी, बाबू गुलाब राय, जिनमें से कोई किसी ने नहीं। जल्दी बताइए 108 प्रश्न पर है साथियों अभी हम। जी हाँ, जिनका ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड, विद्यानिवास मिश्र आएगा। आगे साथियों 109वां प्रश्न, शैली विचलन है किसका अर्थ है, किसका कथन है। वेनिसन ग्रे, हेलिड, जोकोसन या मार्टिने। साथियों मैंने कहा है प्रश्न डी पाते हैं इसमें। 109 प्रश्न पर हैं अभी हम पहुँचे। जी हाँ, हेलिड। ठीक है, हेलिड ने कहा है शैली विचलन है। ओके, आगे 109 प्रश्न पर पहुँचे साथियों, वो हो गया है 110 प्रश्न। शैली विज्ञान कहते हैं क्या कहते हैं शैली विज्ञान को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। स्टाइलिस्टिक को, स्टाइलोलॉजी को या स्टाइलोमेट्रिक को, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही आएगा साथियों 110 प्रश्न में। जी हाँ, जब हमने शैली विज्ञान पर वीडियो बनाई थी उसमें स्टाइलिस्टिक कहा है। ठीक है, मैंने ये इंग्लिश में स्टाइलिस्टिक कहा जाता है शैली विज्ञान को। आगे साथियों, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। वक्रोक्ति जीवितम, सरस्वती कंठाभरण या कवि कंठाभरण या फिर अलंकार सर्वस्व। जल्दी बताइए साथियों कौन सी होने वाली है, कौन सी रचना, कौन सी पुस्तक जो है वो क्षेमेंद्र की है। जल्दी बताइए साथियों। बी और सी में कन्फ्यूज़न होगा कईयों को जिन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा है अभी तक। जी हाँ, सी ऑप्शन इज द राइट, कवि कंठाभरण। ओके, आगे पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं कौन सी है साथियों, ए बी सी डी कौन सी है, बताइए जल्दी बताइए। मालवी, कोरवी, बघेली, मेवाती, बुंदेली, कन्नौजी, भोजपुरी, मगही, मैथिली या छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। जल्दी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन डी आएगा, वेरी गुड, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, 3 ही इसमें बोलियां हैं। आगे साथियों, अपने अपने पिंजरे के लेखक अंजलि काजल, ओम प्रकाश, वाल्मीकि, मोहनदास, नैमिष राय, इनमें से कोई नहीं। साथियों मैंने ये करवाया हुआ है, ठीक है, ये सभी आत्मकथाओं का, अपने अपने पिंजरे जो हैं आत्मकथा है। जल्दी बताइए। दलित विमर्श याद है ना, ठीक है, जल्दी बताइए साथियों 113 का उत्तर क्या होने वाला है। जी हाँ, मोहन दास नैमिष राय, सी ऑप्शन जिनका सही आ रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। और दलित विमर्श वाली वीडियो में मैंने सभी आत्मकथाएं आपको रटा दी हैं पहले से ही, जो दलित विमर्श के लेखकों ने लिखी हैं। ठीक है, और इनका जन्म जो है 1949 ईस्वी में हुआ था नैमिष राय जी का। अगला साथियों, पहला तार सप्तक किस नाम से प्रकाशित है। पहला तार सप्तक किस नाम से प्रकाशित है। पहला तार सप्तक, पहला सप्तक या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी साथियों। जी हाँ, पहला तार सप्तक ऐसा नहीं लिखा था क्योंकि गेज जी ने भी नहीं सोचा था कि ये तार सप्तक इतना कामयाब होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आप सीरीज़ वाली मूवीज़ देख लीजिए, जैसे कोई फ्रेंचाइजी जब चलती है ना, कोई आयरन मैन वाली मूवी, आयरन मैन 1 थोड़ी होगा, आयरन मैन के बाद फिर आयरन मैन 2 होगा। ठीक है, कोई भी पुस्तक हो या कोई भी फिल्म हो, अगर कोई फ्रेंचाइजी की मूवी आप देखते होंगे जिसके आगे फिर 2-3 भाग बना देते हैं, अभी 4, जैसे गोलमाल, फिर गोलमाल 2, गोलमाल 3, इस प्रकार से, तो पहले का नाम थोड़ी तो लिख देते हैं कि हाँ तार सप्तक पहला, तो इसलिए तार सप्तक ही आएगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आसान क्वेश्चन था ये, थोड़ा दिमाग भी लगाना है वहाँ पर, कंफ्यूज नहीं हो जाना। आगे साथियों, कामाध्यात्म की भूमि पर आधारित ग्रंथ। 115वां प्रश्न, कामाध्यात्म। बहुत सारे लोग कामयानी के बारे में भी सोच लेते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। अभी आप क्या सोच रहे हैं ये बताइएगा। बहुत आसान, और जिसने हिंदी साहित्य को पढ़ा है, ठीक है, वो उत्तर ज़रूर देगा अच्छी प्रकार से। और ठीक है, तो क्या है इसका उत्तर सही। कामयानी, उर्वशी, आत्म जजी, जार, हाशिम रथी। क्या है साथियों, कामाध्यात्म के भूमि पर लिखा ग्रंथ। जल्दी बताइए। जी हाँ, बी ऑप्शन इज़ द राइट,
उर्वशी आएगा। ओके, आगे साथियों 116वां प्रश्न, लिंग वचन और कारक को निम्नलिखित में से किसकी कोटियाँ कहा गया है? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा? जल्दी बताइए। जी हाँ, संज्ञा की कोटियाँ बताया गया है। जल्दी आगे चलते हैं। डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। 117 प्रश्न पर, मानक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? मानक हिंदी में हमेशा ही साथियों स्वरों की संख्या पर दीर्घ कितने हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हमें पर्सनली भी मैसेज आते रहते हैं, हम समझाते हैं भैया कि दीर्घ जो है संयुक्त जो है क्या होते हैं, ठीक है, कितने हैं, पहले इतना तो पता होना चाहिए। मानक हिंदी में स्वरों की संख्या क्या है? मानक हिंदी में स्वरों की संख्या 15, 11, 9, 8। जल्दी बताइए, 117 प्रश्न पर है। जी हाँ, 11 हैं, ठीक है। 11 मूल स्वर, जो बोले कि 11 ही स्वर है, मूल जो रहने दो, 11 स्वर है मानक हिंदी में। ओके, और हर्स्व, ये भी समझाना बहुत आवश्यक है। हर्स्व, ह्रस्व स्वर जो हैं साथियों वो कितने हैं साथियों, मुझे भी पता होना चाहिए। ह्रस्व स्वर वो 4 हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है साथियों, ये 4 हैं ह्रस्व। दीर्घ कितने हैं? ठीक है, दीर्घ का अर्थ पहले समझ लो साथियों, जिनका उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, ठीक है, जो बोले कि ज़्यादा जोर लगता है, ठीक है। आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई भी आ जाएगा साथ में, पहले लिखना था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कहीं कहीं पुस्तकों में 3 लिखा है साथियों, लेकिन दीर्घ का मतलब जिनका उच्चारण करते समय वायु ह्रस्व से दोगुनी निकले, ठीक है। तो इसलिए आ, छोटा ऊ, बड़ी ई और छोटी ए, ओके, जहाँ बड़ी ए लिख दी, छोटी ए आगे लिख देते हैं, फिर छोटा ओ, फिर उसके उपरांत बड़ा ओ। ओके साथियों, लेकिन जहाँ पर संयुक्त स्वरों की बात आती है वो 4 ही हैं, ठीक है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये समझाना बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। और हाँ, दीर्घ अभी 7 माने जाते हैं पुस्तकों में, पुरानी पुस्तकों में जो पहले लिखी गई हैं 10-12 साल पहले या फिर, ठीक है, उसमें अभी भी 3 ही दीर्घ माने जाते हैं, बड़ा आ बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ओ, ठीक है। लेकिन अभी ए बड़ी, छोटी ए, औ छोटा और औ बड़ा को भी दीर्घ की श्रेणी में ही गिना जाता है, क्योंकि अर्थ भी तो दुगना हो जाता है ना, मतलब हर्ष से ज़्यादा ध्वनि बाहर निकलती है, इसलिए। आगे साथियों, अभ्यय क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन है। अविकारी संज्ञा शब्द, व्यय होने वाले शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है अभ्यय? क्या होने वाला साथियों? 118वें प्रश्न का उत्तर जल्दी बताइए। वेरी गुड, अविकारी शब्द। आगे चलते हैं। 119वां, क्या होगा सही उत्तर? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये तो भैया इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर, जल्दी से बताइए। ABCD ऑप्शन रहने देते हैं पढ़ना, कौन सा? जिनका उत्तर आ रहा है सी। वेरी गुड, आगे चलते हैं साथियों। आगे साथी पहुँच गए हम 120वें प्रश्न पर। प्रश्न है, पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई है? जल्दी बताइए, जल्दी। अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर औरंगजेब? जो मैंने पहले भी बताया है कि जैसी जिनकी रचना है पद्मावत, वो किसके शासनकाल के दौरान हुए हैं? जी हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है सी। वेरी गुड, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट। आगे 121वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न, पढ़ लेते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। किसकी पंक्ति? अमीर खुसरो की, विद्यापति की, भारतेंदु जी की या फिर चंद वरदाई? किसकी पंक्ति है? जल्दी बताइए। ABCD, जिनका उत्तर ए आ रहा है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। कायमास वध प्रसंग किस रचना में है? पद्मावत, कीर्तिलता, रामचरितमानस या पृथ्वीराज रासो? जल्दी बताइए साथियों, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है। शाबाश, आगे चलते हैं। 123 मार्क। मैंने कहा कि जहाँ प्रश्न आसान आएंगे वहाँ आसान भी आएंगे, जहाँ टफ आएंगे टफ भी आएंगे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा ने, जयराम कुमार वर्मा या ग्रियर्सन ने? जल्दी बताइए, अपभ्रंश काल, आदिकाल को किसने कहा है? शीघ्र उत्तर दीजिए। ABCD, जल्दी। जी हाँ, उत्तर सही होगा साथियों बी, धीरेन्द्र वर्मा ने
अपभ्रंश काल कहा है। आगे चलते हैं साथियों। 124वां प्रश्न, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, क्या है? ABCD कौन सा? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये तो भैया इंग्लिश में लिखा गया था ग्रियर्सन के द्वारा, तो ये पुस्तक नहीं होने वाली है। अगली मिश्र बंधु, ये तो हिंदी में ही था और पहली पुस्तक में हिंदी में ही थी और शिव सिंह सरोज भी हिंदी में ही था। तो ABD तीनों में से एक चुनना है साथियों। सॉरी, ABACD तीनों में से एक। तो जिनका ऑप्शन आ रहा है साथियों जहाँ पर D, वेरी गुड, शिव सिंह सरोज ही था। ओके, आगे 125वें प्रश्न पर हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? आदिकाल, वीरगाथा काल, बीज वपन काल या फिर चारण काल? जल्दी बताइए साथियों। 125वें प्रश्न पर हैं अब हमें, जल्दी 125 प्रश्न पर। तो C जिनका आ रहा है बीज वपन काल, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे साथियों हमारे पास 126वां प्रश्न है, क्या है? 126वें प्रश्न में पूछा गया, आदि सरलीकरण के रूप में उत्तर आधुनिक को महाख्यान के प्रति अविश्वास के रूप में भी परिभाषित करता हूँ। क्या है? आदि सरलीकरण के रूप में मैं उत्तर आधुनिक को महाख्यान के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। किसकी उक्ति है? किसका कथन है? फूको, लियोतार्द या फिर टॉयनबी या बोधरिया? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है वैसे। जल्दी बताइए क्या उत्तर होने वाला है, क्या उत्तर होगा साथियों? जी हाँ, ये लियोतार्द का कथन है। आगे चलते हैं 127वें प्रश्न पर। क्या है 127वां प्रश्न? तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता। मैंने कहा जब आसान क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल आसान आएंगे और जब टफ आएंगे तो अत्यंत टफ। आगे साथियों, तुलसीदास खंड काव्य किसका है? निराला, तुलसी, रामदरी सिंह दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त जी का? तो जिनका ऑप्शन साथियों आ रहा है A, वेरी गुड। आगे चलते हैं 128वां। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कौन सी कालावधि तक चित्रण किया है? कौन सी काल अवधि तक चित्रण किया? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कौन सी काल अवधि तक चित्रण किया है? जल्दी बताइए। 128वां प्रश्न है। जी हाँ, उन्होंने 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक का वर्णन किया। आगे चलते हैं साथियों। जी हाँ, आगे है साथियों प्रश्न, कवियों के परिचायक, माफ करिएगा, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय हैं मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। किसका कथन है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी साथियों, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। किनका है? ABCD। जी हाँ, D ऑप्शन इज द राइट। आगे चलते हैं साथियों जल्दी से 130वें प्रश्न पर। पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ किससे हुआ? खस, मागधी, शोरसेनी या ब्राह्मण? जल्दी बताइए जल्दी। पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ खस, मागधी, शोरसेनी या ब्राह्मण? जल्दी बताइए साथियों, जल्दी जल्दी जल्दी। 130वां प्रश्न है ये। जी हाँ साथियों, पहाड़ी हिंदी उपभाषा खस से हुआ है इसका विकास। ठीक है, आगे साथियों 131वां प्रश्न, ढूंढानी किसे कहते हैं? जयपुरी, मरवाड़ी या मेवाती या बघेली? बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आपने बोलियों के बारे में पढ़ा हुआ है तो ही आसान लगेगा। 131वां प्रश्न, जी हाँ, जयपुरी को ढूंढानी भी कहा जाता है। जब प्रश्न आने की संभावना है फिर से। आगे, खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा? भारतेंदु, ग्रियर्सन, हॉर्नले या सुनीति कुमार चटर्जी? सुनीति कुमार चटर्जी। जल्दी बताइए 132वें का क्या उत्तर होगा? जी हाँ, खड़ी बोली को मर्दानी भाषा कहा है सुनीति कुमार चटर्जी ने। आगे साथियों 133वां प्रश्न, देवनागरी का मानकीकरण कब और किसने किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ज़्यादा। 1948 राजभाषा चौक, 1966 केंद्रीय हिंदी निदेशालय, 1950 नागरिक प्रचारणी सभा या फिर 1975 संघ लोक सेवा आयोग? जल्दी बताइए ABCD कौन सा उत्तर सही होने वाला है साथियों? जी हाँ, B 1966 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, याद कर लेना, फिर से आने की पूरी संभावना है।
1934 भक्ति आंदोलन ना तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है। क्या है? भक्ति आंदोलन ना तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है और ना ही इस्लाम की प्रतिक्रिया। ये किसका मत है? बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों, काफ़ी बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले से ही। और रामचंद्र शुक्ल ने बोला है, जारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है, गुलाब राय ने बोला है, या फिर गणपति चंद्र गुप्त जी ने बोला है। क्या है आपकी इच्छा अनुसार उत्तर? जी हाँ, जी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ओके, आगे 135वां प्रश्न। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? जल्दी बताइए, ABCD, जल्दी बताइए कौन सा उत्तर सही होने वाला साथियों? जी हाँ, चंद्रधर शर्मा बिलेरी ने। आगे अगला प्रश्न साथियों, 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी? जल्दी बताइए, इसके लेखक कौन है? नाभादास, गोकुलदास, नंददास, शीत स्वामी। जल्दी बताइए। हाँ जी हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है बी, जिनका ऑप्शन आ रहा है साथियों बी। वेरी गुड, शाबाश। आगे, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ABCD, जल्दी बताइए साथियों, वीडियो बहुत लंबा चल गया है। 137वां, जी हाँ, डी ऑप्शन इज द राइट। आगे चलते हैं, 138वां साथियों, याद करना बहुत आवश्यक है ये वाले प्रश्न, क्योंकि परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अवश्य आएंगे, दोहराए जाएंगे फिर से। शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया? वृत्त, संदर्भ संग्रह, वृत्त संग्रह, संदर्भ संग्रह या साहित्य संदर्भ वृत्त? जल्दी बताइए, 138वें प्रश्न का क्या है उत्तर? जी हाँ, वृत्त संग्रह प्रयोग किया है। ठीक है, जो भी शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास जो ग्रंथ हैं, ठीक है, उसके लिए रामचंद्र शुक्ल ने जो शब्द प्रयोग किया उनके साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथों के लिए तो वृत्त संग्रह का प्रयोग किया है। आपने लिख के दिमाग में ये चीज़ जो है फिट कर लेनी अच्छी तरह से। 139वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को किसने सर्वप्रथम विवादास्पद घोषित किया है? किसने किया है साथियों? किसने? 139वां प्रश्न, जी हाँ, डॉक्टर बुल्लर ने। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि ये तो मैं छापूंगा ही नहीं इसको, ये तो है ही मन घड़त। आगे साथियों, 140वां प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना और इसमें अध्यायों का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना और इस अध्यायों का क्या नाम है? तो ABCD, जल्दी बताइए, जल्दी। जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल समय। ठीक है, ये पहला विकल्प बिल्कुल सही आएगा। अभी कई बार ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मुझसे कि यदि सबसे विवादास्पद रहा है तो इसको महाकाव्य क्यों कहा जाता है? सब हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य क्यों कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी का पहले सबसे महाकाव्य माना है। तो साथियों, चाहे विवादास्पद रहा है, लेकिन महाकाव्य इसलिए माना जाता है क्योंकि महाकाव्यात्मक जो तथ्य होते हैं या तत्व होते हैं उसकी दृष्टि से ये अच्छा महाकाव्य। महाकाव्य वो काल्पनिक भी तो हो सकता है, मिथक भी तो हो सकता है, मिथ्यास पर निर्भर भी तो हो सकता है, निर्भर मतलब आधारित भी तो हो सकता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जरूरी नहीं है कि जो वास्तविक घटना घटी है उसके ऊपर ही कोई ग्रंथ लिखा जाए, तो महाकाव्य स्वीकार किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं साथियों, और समय इनके अध्यायों को कहा जाता है। आगे साथियों, 141वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्थ परिवर्तन की दिशा नहीं है? अर्थ संकोच, अर्थापरोक्ष, अर्थादेश, अर्थ नियोजन? साथियों, अर्थ विज्ञान पढ़ा है कि नहीं? हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, हमें पढ़ा है वहाँ पर। डी ऑप्शन इज द राइट, अर्थ नियोजन नहीं है। ठीक है, बाकी सब आएगा। 142वां प्रश्न, भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं? इबादत, वेद, बेशरा या वारकरी? जल्दी बताइए। भारतीय सूफी, जी हाँ, बेशरा। ठीक है, बेशरा से माने जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, सूरदास मतलब तुलसीदास, रैदास और गुरु नानक किसकी पंक्ति है? जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जल्दी बताइए साथियों। जी हाँ, ये रैदास पंक्ति है और हिंदी मास्टर कैडर में इस बार पूछी गई थी। आगे साथियों, आगे है हमारे पास प्रश्न 144वां, पढ़ते हैं इसको।
जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँचे। ठीक है, किसकी उक्ति है? ग्रियर्सन, आचार्य द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या राम कुमार वर्मा जी? जल्दी बताइए। जी हाँ, जे सी आएगा। ओके, वेरी गुड, सी वाले। आगे साथियों 145वां, चंदायन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए, चंदायन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बारहमासा, आलाखंड, फागु या लोर कथा? जल्दी बताइए साथियों, जल्दी। जी हाँ, लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड, डी वाले। आगे साथियों प्रश्न काफ़ी आसान है। चंद हसीनों की कतूत किसकी रचना है? उग्र जी की, सदा सुखलाल की, शिवपूजन सहाय या चतुर्सेन जी की? जल्दी बताइए, ABCD कौन सा उत्तर सही होने वाला है? तो जी हाँ, ए ऑप्शन इज द राइट। आगे चलते हैं 147वां, निम्न में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक नहीं है? पुनर्नवा, मृगनयनी, सन्यासी या सिंह सेनापति? जल्दी बताइए, कौन सा उपन्यास जो है ऐतिहासिक नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए साथियों। जी हाँ, सन्यासी जो है वो उपन्यास ऐतिहासिक नहीं है, बाकी हैं पुनर्नवा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा और सिंह सेनापति। ये जो सिंह सेनापति, राहुल संकृत्यान। आगे साथियों, खंजर नयन किस प्रकार का उपन्यास है? पत्रात्मक, जीवनी परक, आत्मकथात्मक या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। अमृतलाल नागर का उपन्यास है, पढ़ा होगा आपने कई बार। पढ़ा तो नहीं होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो अच्छी बात है, मतलब नाम पढ़ा होगा किसका है और किसके ऊपर लिखा गया है। जी हाँ, जीवनी परक है और सूरदास के ऊपर लिखा गया। साथियों अगला 149वां प्रश्न है, अंधा जोग की विधा क्या है? काव्य, नाटक, कथा, नाट्य या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। 149वां प्रश्न है, अंधा जुग किस तरह की विधा है? जल्दी बताइए साथियों। जी हाँ, ऑप्शन ABCD। जी हाँ, काव्य नाटक। ठीक है, कथा नाट्य नहीं बोल सकते इसको। कथा नाट्य मतलब एक प्रकार का नाटक भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो गीति नाट्य भी अगर जहाँ पर होता तो भी हम बिल्कुल सही उसको लिखते। तो काव्य मतलब गाने जो गए, अभी काव्य जो है वो गीतित होता है एक प्रकार का, तो काव्य नाट्य कहलाएगा। अब गीति नाट्य भी होता तो भी सही होता। आगे 150वां, ये प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना संबंधी ग्रंथ है चिंतामणि, रस मीमांसा या त्रिवेणी या जायसी ग्रंथावली? जायसी ग्रंथावली ये तो एक व्यवहारिक ग्रंथ मानूंगा इनको मैं, व्यवहारिक समीक्षा है इसमें। चिंतामणि इसमें मनोवैज्ञानिक समीक्षा है। त्रिवेणी आएगा, या फिर त्रिवेणी में भी बोलूँ तो व्यवहारिक समीक्षा है। तो रस में जो बोले कि सैद्धांतिक, रस नहीं सैद्धांतिक आलोचना संबंधी उनका एक ही ग्रंथ बचता है, वो है रस मीमांसा। तो रस मीमांसा इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन वाले। वेरी गुड, जिनके ऑप्शन जो बोले कि सही जा रहे थे, जिनके विकल्प जो चुन रहे थे उत्तर के रूप में सही थे, वेरी गुड, आप लोगों को मुबारकबाद, अच्छे रैंक लो, अच्छी पोस्ट लो। ठीक है, ये प्रश्न पत्र भी हमने सॉल्व करवा दिया है। तो ये प्रश्न पत्र सॉल्व करवाना इसलिए भी लाजमी बन जाता है साथी, क्योंकि प्रश्न जो है 6 से 8 प्रश्न मिनिमम इतने आएंगे, इसी से आएंगे। थोड़े एक प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, लेकिन आएंगे इसी से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंक बता दीजिए कितने बने किसी के, कि कितना स्कोर रहा है, ज़रूर बताना साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हम लेकर आएंगे। पढ़ते रहे साथियों, निरंतर कामयाबी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, क्या करें। अभी सरकारें तो फेल हो गई ना रोज़गार देने के लिए, और प्राइवेट फील्ड में यदि नौकरी लेने जाना है तो धक्के हैं, और ऐसा लगता है कि व्यापार करने जाते हैं हम लोग। एक हमें ऐसे ट्रेड किया जाता है प्राइवेट फील्ड में, जैसे हम लोग एक एजेंट हैं। जैसे उनको बच्चे भर्ती करवाने हैं तो वो कहते हैं हमें बच्चे लेकर आओ, बच्चे लेकर आओ। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे तो सरकारी में जा रहे हैं। तो प्राइवेट फील्ड भी रो पड़ा है भैया। अगर पोस्टें अच्छी निकलती भी हैं तो वहाँ सैलरी अच्छी नहीं निकलती। चलो ये बाद की बातें हैं, लाइव होंगे तो बात करेंगे इसके ऊपर भी। तो कितना अंक बना है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद साथियों।